Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some lengthy type questions and answers, essay type question answer उसको मैंने ऊपर कहीं लिखा है, जो किसी किसी बोर्ड में 10 मार्क्स तक भी आता है और अलग अलग बोर्ड्स में किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8 मार्क्स का, किसी में ऐसे करके आता है और उसके वर्ड लिमिट्स जो है वो दिए रहते हैं अकॉर्डिंग टू द जो जितना मार्क्स का उस क्वेश्चन को पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग उसका लेंथ देता है। मैंने आपको पहले भी अपने क्लास में ये बताया है कि लॉन्ग आंसर में मार्क्स अच्छा लाने के लिए, मैक्सिमम लाने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने आपसे डिस्कस ये किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, किन चीज़ों पर टीचर की नज़र रहती है, मैंने ये डिस्कस किया था। ये मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि टीचर लॉन्ग आंसर में क्या क्या चाहते हैं एक स्टूडेंट से, कहाँ कहाँ उनका मार्क्स काटते हैं, क्या देख करके काटते हैं, क्या देख करके मार्क्स देते हैं। जिससे मैंने वर्ड लिमिट्स और कीवर्ड्स की बात की थी। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे ऐसे टाइप में कि कैरेक्टर स्केच ऑफ जैक, मतलब पूरे कहानी में जैक का रोल क्या है, ये था उसका आंसर में। जैक एज अ फादर कैसा है, जैक एज अ हस्बैंड कैसा है, जैक एज अ स्टोरी टेलर कैसा है, जैक एज अ पर्सन कैसा है, जैक एज अ मैन कैसा है, ये सब डिस्कस किया गया उसके लॉन्ग आंसर में। और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ से स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है ना कि आप 4 कीवर्ड पकड़े पहला पैराग्राफ का, उन 4 कीवर्ड से पहला पैराग्राफ बना दिए, फिर सेकंड पैराग्राफ का 4 कीवर्ड्स पकड़े, उन 4 कीवर्ड्स को याद रख करके और यूज़ करके सेकंड पैराग्राफ बनाए। जैसे अभी मैं जिस क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 2, उसे पूछा गया था मोरल इश्यू क्या है इस चैप्टर को पढ़ाने के पीछे या इस कहानी में। अब इस कहानी में अगर मैं बोल रहा हूँ तो 2 कहानियाँ हैं इस चैप्टर में। तो देयर इज़ अ स्टोरी इनसाइड अ स्टोरी। तो दोनों कहानियाँ, जो एक में जिसमें जैक है, उसकी बेटी जो है, उसकी वाइफ क्लेयर है, ये एक कहानी हुआ। और उसके अंदर एक कहानी जो जैक सुनाता है जिसमें रॉजर नाम का क्रिएचर है, विजार्ड नाम का क्रिएचर है और वगैरह वगैरह। तो पूछा गया कि कहानी स्टोरी, दोनों स्टोरीज़ को मिला करके, कंबाइंड करके क्या मोरल इश्यू। मैंने आपको बताया था कि मोरल मतलब नैतिक होता है। जैसे हम लोग नैतिक शिक्षा का सब्जेक्ट हमारे मिडिल क्लास तक रहता है और मेरा मानना है कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत नैतिक शिक्षा की, मोरल साइंस जो पढ़ाया जाता है ना हम लोग को मिडिल क्लास तक, उसकी ज़्यादा ज़रूरत हायर क्लासेस और सेकेंडरी हायर मतलब अपर हायर क्लासेस के लिए होना चाहिए मोरल साइंस। तो हम लोग ना वो मोरल साइंस जो पढ़ते थे ना, वही मोरल इश्यू है। क्या नैतिक संदेश देना चाहता है ये स्टोरी।
अब इस मोरल इश्यू के जगह पर बहुत सारे अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज कर सकता है क्वेश्चन में, जिनका मीनिंग यही निकलेगा घुमा फिरा करके, मोरल इश्यू। तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जिनको समझोगे, अगर क्वेश्चन को समझना चाहोगे, जो पहला काम होता है स्टूडेंट का कि क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन क्या हमसे मांग रहा है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन जिसको पढ़ने के बाद आपको ये लगे, समझ में आए कि इसमें कहानी में उठाए गए जो नैतिक मुद्दे हैं, मोरल इश्यू है, मोरल मैसेज वर्ड भी यूज़ कर सकता है, वो क्या है, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है क्यों। ऑब्वियस है ये कि पूरा चैप्टर ही आपको इसलिए पढ़ाया गया था, यही मोरल इश्यू समझाने के लिए। पूरा चैप्टर आपको यही पढ़ाया गया था मोरल इश्यू के लिए। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि राइट फ्रॉम क्लास 1 अप टू क्लास 10th, 1 से क्लास 10 तक जो भी स्टोरीज़, कहानियाँ आपने पढ़ी हैं अपने टेक्स्ट बुक में। अब देखो, कहानी दो लैंग्वेज में पढ़ा होगा, कुछ लोग इंग्लिश में स्टोरीज़ पढ़े होंगे, और ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टोरीज़ पढ़े होंगे क्लास 1 से क्लास 10 तक। तो हर स्टोरी के पीछे जो तुमको राइट फ्रॉम क्लास 1 जो तुमको सिखाया गया था, तुम्हारे उस समय के मेंटल ग्रोथ के अकॉर्डिंग, हर स्टोरी का कोई मैसेज होता है ना, कोई मोरल जिसको इश्यू बोला जाता है, वो होता है, हर में, सभी में रहता है, सभी स्टोरीज़ में। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग टीचर्स भी और आप स्टूडेंट्स भी, दोनों के तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग चैप्टर का मोरल इश्यू पर कम ध्यान देते हैं और अपना पूरा ध्यान देते हैं कि इस चैप्टर से पूछे गए सवाल का जवाब कैसे देंगे और मार्क्स कैसे पाएंगे। टीचर्स का भी यही मकसद रहता है आपको बताने के पीछे, चैप्टर पढ़ाते हैं तो। मगर अगर आप डीप थोड़ा सोचे, गहराई में जाके सोचे, तो हर चैप्टर का इंग्लिश और हिंदी में, लिटरेचर में चैप्टर्स होते हैं, स्टोरीज होते हैं, पोएम्स होते हैं, हर चैप्टर का कोई ना कोई बड़ा मोरल मैसेज रहता था। जितना भी आपने स्टोरीज पढ़ा होगा क्लास 1 से क्लास 10 तक, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट। और मेरी इस बात को आप रिमाइंड करके देखिए अपने मन में कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। सब में मोरल मैसेज रहता है। किसी में मोरल मैसेज रहता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, किसी में मोरल मैसेज रहता है बी यूनाइटेड, यूनिटी का मैसेज देता है कोई चैप्टर। एकदम जूनियर क्लासेस की बात कर रहा हूँ। कोई चैप्टर आप लोगों ने ऐसा भी पढ़ा होगा जिसमें 2 बिल्लियाँ और एक बंदर का स्टोरी पढ़ाया जाता है। ज़रूर पढ़ा होगा आपने किसी न किसी लैंग्वेज में, अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि बंदर फ़ायदा उठाता है दोनों बिल्लियों की लड़ाई का। एक रोटी का टुकड़ा, दोनों बिल्लियां लड़ती हैं कि मैंने पहले देखा है, मैंने पहले देखा है।
तो बंदर बोलता है कि लाओ मैं 50-50 दोनों में बांट देता हूँ, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बंदर खाते जाता है कि अरे इसमें कम हो गया, लो अब इसमें कम हो गया, और ऐसे करते करते सारा रोटी खा जाता है बंदर, और बिल्लियाँ जो हैं वो मुंह ताकती रह जाती हैं। ये कहानी बताने के पीछे उस समय जिस क्लास में बताया गया था, उस समय मकसद था ना कुछ समझाना कि आपस में झगड़ोगे तो उसका फ़ायदा किसको कौन उठा लेगा? कोई तीसरा उठा लेगा। तो उसी तरह इस कहानी से शुड विजार्ड हिट मॉमी, इस कहानी से मोरल मैसेज, मोरल इश्यू या मोरल क्वेश्चन क्या रेज करना चाहता है ऑथर, ये आपका ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक। अब फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करने के बाद की पॉइंट्स, अब पूरा ये पैराग्राफ तुमको वर्ड बाय वर्ड याद रखने का थोड़ी ज़रूरत है, और सभी लोगों में कैपेसिटी भी नहीं है उतना कि लाइन बाय लाइन याद रखे, कितना याद रखिएगा। जिनमें है वो उनका अपना टैलेंट है, मैं उनको मना भी नहीं करता, पर मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेंदी आंसर में, लॉन्ग आंसर में, मैंने कहा अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में भी कहा था कि वर्ड लिमिट को कभी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी टच नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, और जो सेटिस्फाई कर देता है स्टूडेंट उसको मार्क्स कम मिलता है क्योंकि वो कीवर्ड्स नहीं यूज़ करता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे ये पहला पैराग्राफ में मैंने बताया था कि पहला कीवर्ड तुम्हारा टीचर देखेगा कन्फ्लिक्ट, ये वर्ड, ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट का मतलब तुमको समझा दिए, मतभेद, हिंदी में उसको मतभेद भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लिख दिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब पहला वर्ड ये बना कन्फ्लिक्ट, जैसे यूज कर लो तुम। अब कन्फ्लिक्ट अगर है, मतभेद है, तो किन में है? बिटवीन हुम, देखो बिटवीन आया, बिटवीन द व्यू पॉइंट्स ऑफ टू जनरेशंस। तो सेकेंड कीवर्ड बन गया, पहला कीवर्ड कन्फ्लिक्ट, और दूसरा कि किन के बीच कन्फ्लिक्ट है? दो जनरेशंस के व्यू पॉइंट के बीच, और व्यू पॉइंट को हम थिंकिंग भी समझ सकते हैं। और यहाँ दो जनरेशन जो बता रहे हैं, जिसका मतलब मैंने पीढ़ी बताया था, वो दो जनरेशन कौन कौन है? एक है जो का जनरेशन और एक है उसके फादर जैक का जनरेशन। यही दो जनरेशन्स की बात की जा रही है, द व्यू पॉइंट ऑफ टू जनरेशंस। तो जो स्टूडेंट पहला अपना स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन होता है लॉन्ग आंसर का, उसमें कन्फ्लिक्ट वर्ड यूज कर दिया, बिटवीन व्यू पॉइंट ऑफ टू जनरेशंस वर्ड यूज करके कोई सेंटेंस बनाया, तो उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, बिकॉज दीज आर द की वर्ड्स। उसके बाद और इसी फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया, और इसको रिलेट कैसे करना है, याद कैसे रखा जाता है कि यहाँ जनरेशन बताया ना, टू जनरेशन, तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस जनरेशन से ही रिलेटेड है और ओल्डर जनरेशन से रिलेटेड है। ऐसे सेंटेंस को याद रखा जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं ना क्रोनोलॉजी, कि पहले बता दिए कि कन्फ्लिक्ट है दो जनरेशन्स में, उनके थिंकिंग में, उनके व्यू पॉइंट में। उसके बाद बताएं, इसी बात को आगे बढ़ाएं
कि जो ओल्डर जनरेशन्स हैं वो किस चीज में विश्वास रखते हैं और वो क्या करते हैं यंगर जनरेशन के साथ। इसका जवाब यहां से यहां तक मैं दे दिए कि जो ओल्डर जनरेशन है वो लोग यकीन करते हैं, ज़्यादा बिलीव रखते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कीवर्ड हो गया। ओल्डर जनरेशन कस्टम्स और ट्रेडिशंस पर ज़्यादा जोर डालते हैं। और दूसरा बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यहाँ लिखा हुआ है कि वो लोग, मतलब ओल्डर जनरेशन्स के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग द एटीट्यूड ऑफ द यंगर जनरेशन। मतलब कि यंगर जनरेशन का व्यू पॉइंट वो लोग, ओल्डर जनरेशन के लोग यंगर जनरेशन के लोगों के व्यू पॉइंट को हमेशा, कॉन्स्टेंटली, हमेशा क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करने का मतलब क्या है पता है? क्वेश्चन करने का मतलब है कि गलत मानते हैं व्यू पॉइंट ऑफ यंगर जनरेशन्स को, गलत मानते हैं, सही नहीं मानते। ओल्डर जनरेशन के लोग वो बिलीफ रखते हैं अपने ट्रेडिशंस और कल्चर में, और इसका रिजल्ट ये होता है, इसका रिजल्ट को पैराग्राफ के लास्ट में लिखे कि इसका रिजल्ट होता है जनरेशन गैप। अब ये वर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरेशन गैप वर्ड जानते होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि उनको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए जनरेशन गैप वर्ड समझने में। और वैसे भी जो हिंदी मीडियम के भी हैं वो लोग भी अगर आसानी से समझो तो जनरेशन गैप मतलब यही हुआ ना कि ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन का जो सोच है वो मिलता नहीं है, एक दूसरे के से अलग रहता है। इसी को बोला जाता है जनरेशन गैप। और ये जनरेशन गैप कीवर्ड है। अब तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ में अगर ये वर्ड्स, इन वर्ड्स में से जितने ज़्यादा वर्ड्स दिखे, कन्फ्लिक्ट, व्यू पॉइंट ऑफ टू जनरेशन्स, फिर ओल्डर जनरेशन्स क्या करते हैं, कस्टम्स और ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं, और यंगर जनरेशन्स के थिंकिंग को हमेशा वो लोग क्वेश्चन करते हैं, मतलब गलत बोलते हैं। यंगर जनरेशन के थिंकिंग को वो लोग कॉन्स्टेंटली, हमेशा गलत बोलते हैं कि तुम्हारा सोच गलत है, मेरा जो सोच है कस्टम्स और ट्रेडिशंस के अनुसार वो सही है। और इसका नतीजा होता है जनरेशन गैप। अब इस चीज़ को, इन वर्ड्स को आप जैसे भी लिख पाइए, आपको आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जनरेशन गैप नज़र आ गया, कस्टम और ट्रेडिशन वर्ड नज़र आ गया, कन्फ्लिक्ट वर्ड आ गया, व्यू पॉइंट ऑफ टू जनरेशन वर्ड आ गया। ये वर्ड्स जैसे ही आपके पहला पैराग्राफ में टीचर देखेंगे वो आपका गुड इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन वहीं पड़ जाएगा टीचर्स के माइंड में कि ये स्टूडेंट कैसा स्टूडेंट है। इसलिए लॉन्गर आंसर, मतलब लेंदियर आंसर का, स्पेशली लेंदियर आंसर का ना इंट्रोडक्शन जो पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, वो पढ़ करके टीचर्स जो हैं स्टूडेंट का स्टैंडर्ड
एज्यूम कर लेते हैं। अब ये टीचर्स की अपना एक्सपीरियंस है और वो गलत नहीं होते। वो एज्यूम कर लेंगे, तुम्हारा पहला पैराग्राफ पढ़ के ये एज्यूम कर लेंगे कि तुम किस स्टैंडर्ड के हो, कितना नंबर तुम डिज़र्व करते हो। उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ जिसमें वो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को याद रखना है आपको और उनसे सेंटेंस बनाना है, उनको यूज़ कर लेना है बस। सेकेंड पैराग्राफ, अब सेकेंड पैराग्राफ में पार्टिकुलरली बताया गया है इस कहानी में जो रॉजर स्कंक था और उसकी जो मम्मी थी। रॉजर स्कंक की मम्मी ने रॉजर स्कंक के साथ अच्छा किया कि बुरा किया, ये पूरा पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है कि रॉजर की मम्मी ने क्या किया था। अब जो कहानी पढ़ा होगा वो तो पता होगा कि क्या किया था रॉजर की मम्मी ने। लिखा हुआ है, नॉट अंडरस्टैंडिंग हर सन्स ओरिजिनल लोनलीनेस एंड डिजेक्शन। अब कीवर्ड हो गया लोनलीनेस एंड डिजेक्शन। तो लोनलीनेस तो आप समझते होंगे, अकेलापन। डिजेक्शन मतलब भी बहुत कोई समझता होगा। अगर नहीं समझते तो डिजेक्शन का मतलब तुमको हम बोलचाल के भाषा में समझा देते हैं कि DE के जगह ना RE लगा दो तो क्या हो जाएगा, रिजेक्शन। और वही अर्थ होता है इस वर्ड का। और ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि उस जो फॉरेस्ट था उसमें रहने वाले जो बाकी लिटिल क्रिएचर्स थे, वो क्रिएचर्स रॉजर स्कंक के बैड स्मेल के कारण क्या करते थे, इससे दूर भागते थे, मतलब इसको रिजेक्ट करते थे। और उसी के लिए यहाँ वर्ड यूज़ किया डिजेक्शन। अब देखो ये वर्ड्स हैं मार्क्स मैक्सिमम जो पाना चाहते हैं उनके लिए। 10 में से 9 चाहिए आपको। तो डिजेक्शन जैसा वर्ड नहीं यूज़ कीजिएगा ना तो नहीं पहुंच पाइएगा वहाँ तक। तो पहला की पॉइंट हो गया, कीवर्ड्स हो गया सेकेंड पैराग्राफ का, लोनलीनेस एंड डिजेक्शन। अब सवाल उठता है कौन था, किसका लोनलीनेस और किसका डिजेक्शन का बात किया जा रहा है। तो आंसर तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि बेचारा रॉजर स्कंक का लोनलीनेस और उसका डिजेक्शन का बात हो रहा है। और उसके आगे लिखा गया कि उसकी मम्मी, रॉजर स्कंक की मम्मी ये नहीं समझती है कि बैड स्मेल के वजह से उसका बेटा रॉजर कितना लोनलीनेस और कितना डिजेक्शन झेल रहा है अपने लाइफ में। ये मदर स्कंक नहीं समझती है, समझना भी नहीं चाहती है। She does not want to understand what type of loneliness, what type of dejection Roger Skunk was facing because of his bad smell. ये कौन नहीं समझता है? रॉजर स्कंक की मम्मी ये नहीं समझती है। मतलब रॉजर स्कंक की मम्मी के नज़रों में लोनलीनेस और डिजेक्शन जो है ये उसको कंसिडर ही नहीं करती है, जिसके वजह से उसका बेटा दुखी रहता था। और बगैर इस बात को समझे हुए
कि उसके बेटे का जो बैड स्मेल है उसके वजह से वो लोनली रहता है और सभी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये बात समझने के बजाय उसकी मम्मी क्या करती है, वापस ले जा करके उसका स्मेल चेंज करा देती है इनटू हिज ओरिजिनल फाउल स्मेल। वापस जाती है ना, और वापस जाके चेंज करा देती है ओरिजिनल फाउल स्मेल। ये वर्ड इस चैप्टर में अगर आप पढ़े हैं और फाउल वर्ड नहीं जानते हैं तो फिर आप पढ़ने के काबिल नहीं हैं। तो उसकी मम्मी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि मेरा बेटा कितना अकेला रहता है और कितना बाकी क्रिएचर्स का रिजेक्शन उसको झेलना पड़ता है। बगैर इस बात को समझे हुए सोचे हुए उसकी मम्मी सीधा क्या करती है, ले जाती है उसको वापस विजार्ड के पास और विजार्ड को मारती है और उसका ओरिजिनल स्मेल जो कि फाउल स्मेल था वो वापस करवा देती है। ये उसकी मम्मी करती है, ये नहीं देखती कि उसके बेटे का लोनलीनेस और डिजेक्शन का कारण उसका बैड स्मेल है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।